सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। हेलो एंड वेलकम टू बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग अपने स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम से फ्री होकर अब या तो किसी समर वेकेशन का प्लान बना रहे होंगे या फिर कुछ नया करने की तैयारी कर रहे होंगे। पर मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसके जरिए आप अपने खाली समय में खुद को व्यस्त रख सकते हैं और साथ ही अपनी संस्कृति व कला से जुड़े भी रह सकते हैं। अरे 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 मैं एक ऐसे माध्यम के बारे में बात कर रही हूँ जिसके जरिए एक पौधे को बड़ा करने के साथ उसमें कला के विभिन्न रूपों का बीज भी बोया जाता है। ये माध्यम कोई और नहीं, गेस करो कौन सा माध्यम है? बल्कि थिएटर की दुनिया है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हो ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। जी, वही थिएटर जिसका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि उस वक्त से है जब लोगों ने मनोरंजन के बारे में सोचना शुरू किया था। और थिएटर की इसी विरासत को समृद्ध करने के लिए हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी ITI द्वारा की गई एक पहल है, जिसे पूरे साल में आज ही के दिन सभी ITI केंद्रों और इंटरनेशनल थिएटर कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बहुत से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से सबसे खास मौका होता है विश्व थिएटर दिवस के मौके पर दिए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय संदेश। इस संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए अलग अलग संचार माध्यमों व कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इस संदेश को पेश करने के लिए ITI द्वारा हर साल विश्व प्रसिद्ध किसी शख्सियत को चुना जाता है और फिर वही शख्स थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस की थीम पर अपने विचारों को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस साल यानी 2014 के इंटरनेशनल मैसेज जाने माने दक्षिण अफ्रीकी नाटककार, डिजाइनर एवं निर्देशक ब्रेट बेली द्वारा दिया गया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अलावा जिम्बाब्वे, युगांडा, हैती, कांगो, यूके और यूरोप के कई देशों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विश्व थिएटर दिवस के आयोजन का फैसला जून 1961 में वियना में हुई 9वीं वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान प्रेसिडेंट RV किवीमा द्वारा लिया गया था और फिर इसकी शुरुआत 1962 से पेरिस में हुए थिएटर ऑफ नेशन सीजन के साथ की गई थी। ये दिन विश्व भर में 100 से भी अधिक केंद्रों में मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस लोगों से ये अपील करता है कि वो इस दुनिया का हिस्सा बने और अपने कीमती वक्त का थोड़ा सा समय थिएटर को देकर इसे समृद्ध करने में मदद करें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि शरीर के भीतर झांकने के लिए डॉक्टर अमूमन किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो एक जवाब जो सबसे कॉमन होगा वो है एक्सरे। साथियों, इस तकनीक ने मेडिकल इंडस्ट्री को बहुत सी सफलताओं के रास्ते दिखाए, खासतौर पर भीतरी शारीरिक संरचना को जानने व समझने के लिए। इस तकनीक का प्रयोग पूरी दुनिया कर रही है, पर आज का दिन एक्सरे खोज के क्षेत्र में बेहद ही खास है। दरअसल आज ही के दिन 1845 में जर्मनी में जन्म हुआ था उस शख्स का जिन्होंने हमें न सिर्फ एक्सरे की पहचान कराई बल्कि उसे उपयोग करने के तरीके भी बताए। जी साथियों, हम बात कर रहे हैं जर्मन भौतिकविद विल्हेल्म कॉनरैड रॉन्टगेन की। अपने माँ बाप के एकमात्र बेटे होने के कारण इनकी इच्छाओं का ध्यान शुरू से ही रखा गया। विल्हेल्म जब 3 साल के थे तभी इनकी फैमिली नीदरलैंड आकर बस गई।
यहाँ आते ही इनका दाखिला एक बोर्डिंग स्कूल में करा दिया गया। विलहेल्म में कोई विशेष लगाव नजर नहीं आता था, पर हाँ, ये बात भी उतनी ही सच थी कि उन्हें प्रकृति से सीखना बहुत अच्छा लगता था और इसी के चलते विलहेल्म घंटों जंगलों के बीच गुजारा करते थे। इसके अलावा विलहेल्म को मैकेनिकली तरकीब सोचने में भी गहरी दिलचस्पी थी। सन 1862 में इन्होंने यूट्रेक्ट के एक टेक्निकल स्कूल में दाखिला लिया, जहां से इन्हें एक टीचर का मजाकिया नाम रखने के कारण निकाल दिया गया। इस घटना के बाद 1865 में विलहेल्म ने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास कर ली और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। यहाँ क्लॉसियस का लेक्चर और कुंच की प्रयोगशाला दोनों ने ही विलहेल्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस तरह 1869 में ज्यूरिख विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कुंच के साथ ही बतौर सहायक कार्य करना आरंभ कर दिया। विलहेल्म ने वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी में चेयर ऑफ फिजिक्स का पद प्राप्त किया और यहीं पर इनकी मुलाकात हेल्महोल्ट्ज व लॉरेंस जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों से हुई। कुछ समय बाद विलहेल्म ने चेयर ऑफ फिजिक्स का यही पद म्यूनिख विश्वविद्यालय में स्वीकार कर लिया और फिर तमाम प्रस्तावों के बावजूद ये पूरा जीवन यहीं पर रहकर शोध करते रहे। 1895 में विलहेल्म विद्युत धारा की एक विशेष प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। इसके तहत इन्होंने कम दाब पर गैस में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह कराया और 8 नवंबर 1895 की शाम इन्होंने देखा कि यदि ये प्रक्रिया एक अंधेरे कमरे में की जाए और गैस भरी डिस्चार्ज ट्यूब की दूसरी तरफ बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड की पेपर प्लेट को लगाया जाए तो करंट प्रवाहित करने पर निकलने वाली किरणों का पथ चमकदार नजर आता है। इस प्रयोग को आधार बनाकर विलहेल्म ने एक के बाद एक लगातार कई प्रयोग किए और पाया कि अलग अलग चौड़ाई वाली वस्तुओं को इस चमकदार मार्ग के बीच रखने के बावजूद किरणें इसे भेद कर पार कर जाती हैं। ऐसे ही प्रयोगों के दौरान एक बार इनकी पत्नी का हाथ इस चमकदार मार्ग के बीच आ गया और उन्हें हाथ के भीतर की संरचना का प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर नजर आया। इस प्रतिबिंब पर हड्डियों व जोड़ों की बनावट साफ नजर आ रही थी। बस ये देखकर विलहेल्म को प्रयोग का भविष्य समझ में आ गया और उन्होंने बताया कि ये नई किरणें कैथोड किरणें और एक विशेष पदार्थ के प्रभाव में आने के बाद अस्तित्व में आई हैं। अब क्योंकि इन नई किरणों की प्रकृति की जानकारी पूरी तरह से मौजूद नहीं थी, इसीलिए विलहेल्म ने इन्हें नाम दिया एक्सरे। एक्सरे की खोज के कुछ साल बाद मैक्स वॉन लॉय ने बताया कि ये किरणें प्रकाश की तरह ही विद्युत चुंबकीय गुण तो रखती हैं, लेकिन उच्च आवृत्ति पर इनके कंपन प्रकाश के कंपन से अलग होते हैं। So he realized that something very unusual was going on, and he knew that whatever the ray that was coming out of here, it was not a cathode ray. He also discovered that it didn't respond to magnetism. It couldn't deflect it the way you could cathode rays. It was something altogether new, and he called it X for unknown. After having been rather mysterious for several weeks, he called his wife down. He said, "Bertha, let me show you what I'm doing because no one's going to believe this." And he had her put her hand under the ray, and he took an image of her hand. विलहेल्म ने इस शोध को अपने ओरिजिनल पेपर अ न्यू काइंड ऑफ रेज के जरिए पेश किया और इसका प्रकाशन 28 दिसंबर 1895 में किया गया। इसके बाद 5 जनवरी 1896 में एक ऑस्ट्रियन अखबार ने विलहेल्म के इस नए रेडिएशन से जुड़े शोध को प्रकाशित किया। विलहेल्म कॉनराड रॉन्जन को इस खोज के लिए वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि से सम्मानित किया। एक्सरे जैसी महत्वपूर्ण खोज के लिए ही विलहेल्म रॉन्जन को आज भी फादर ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के नाम से ही पहचाना जाता है। विलहेल्म ने अपनी इस खोज को कभी भी पेटेंट नहीं करवाया ताकि इसका प्रयोग मानवता के कल्याण के मकसद से पूरी दुनिया कर सके। यहाँ तक कि जब सन 1901 में इन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो इन्होंने पुरस्कार की सारी राशि वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दी और अपने जीवन के आखिरी दिन पैसों की तंगी के बीच गुजारे। विलहेल्म की इच्छा के मुताबिक ही इनकी मृत्यु के समय इनके सभी पर्सनल व साइंटिफिक डॉक्यूमेंट भी नष्ट कर दिए गए। In the history of science, the discovery of X-rays is the only discovery that was made when
No one was looking for it. It was totally by chance. But as important, once it was discovered, it was accepted by everyone in the world. There was no controversy. Within a week or two, our world had changed. विल्हेम में एक वैज्ञानिक की छवि को हटा दिया जाए तो उनमें एक पर्वतारोही के गुण भी नजर आते हैं। विल्हेम अक्सर अपनी छुट्टियां एल्प्स पर्वत श्रृंखला अभियानों के बीच बिताना पसंद करते थे। बतौर पर्वतारोही कई बार इन्होंने कठिन हालातों का सामना भी किया था। विल्हेम ने हमेशा ही दूसरों के विचारों का सम्मान किया और उनकी मुश्किलों को हल करने की पूरी कोशिश भी की। विल्हेम ने हमेशा अकेले ही काम करना पसंद किया क्योंकि उन्हें असिस्टेंट रखना पसंद नहीं था। अभी भी रॉन्जन की खोज विश्व के लिए एक वरदान है और आज समस्त विश्व विल्हेल्म कॉनरैड रॉन्जन का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दिल से सलाम करता है। अच्छा मुक्का यानी पंच मुक्केबाज की जिंदगी बदल सकता है, पर इस खेल में जीत और हार दोनों ही दर्द भरे होते हैं। साथियों, ये है कहना जाने माने भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार का। अखिल ने अब तक कई बार देश का इस्तेकबाल स्वर्ण पदक से किया है। मुक्केबाजी में इन्होंने देश का नाम न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन किया है। अखिल को ओपन गार्डेड मुक्केबाजी शैली में पारंगत माना जाता है। सन 2005 में भारत सरकार ने अखिल कुमार की उपलब्धियों का सम्मान करते हुए इन्हें खेल जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। इन्होंने अब तक 12 गोल्ड, 3 बार बेस्ट बॉक्सर अवार्ड, 1 सिल्वर, 7 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। वैसे इसके अलावा अखिल ने 2 बार ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है। 15 से 16 साल की एज में था। बॉक्सिंग बड़े भाई के कहने पे बॉक्सिंग में गया करने के लिए। क्रिकेट वगैरह खेलता था ज़्यादा गलियों में, तो भाई ने समझा कोई इंडिविजुअल गेम पकड़, वो ज़्यादा बेनिफिट है, तो थोड़ा शुरू से थोड़ा उस दंड शरारती था, तो बॉक्सिंग पर रुख कर दिया। महज 13 साल की उम्र से मुक्केबाजी की शुरुआत करने वाले अखिल कुमार का जन्म आज ही के दिन 1981 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। इन्होंने अपना पहला मुकाबला हरियाणा राज्य की तरफ से स्कूली स्तर पर खेला था, जबकि 1999 में इन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था और छठी YMCA जूनियर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसके बाद सन 2001 में इन्होंने रूस में इंटरनेशनल इन्विटेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 1 और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साथ ही अखिल ने सन 2003 में फ्लाईवेट वर्ग में PHP यानी विलितियो एम पायला को 20-16 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत के अखिल कुमार, जिनको गोल्ड मेडल मिला 54 किलोग्राम वर्ग में। अखिल ने चीन में आयोजित प्रथम AIBA एशियन 2004 ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल कर एथेंस गेम के लिए क्वालिफाई किया था। सन 2005 में इन्होंने 54 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के बोंगानी महालेंगू को 18-17 के बहुत ही कम अंतर से हराया था और सन 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने बैंटम वेट के 54 किलोग्राम वर्ग में एस्टर बोलूम को हराया और फिर फाइनल में मॉरिशस के ब्रूनो जूली को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अखिल 20-12 से आगे बहुत अच्छे तरीके से, और भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को गोल्ड मेडल मिला। अलेक्जेंडर और वेनु दोनों भारतीय कोच और मॉरिशस के कोच ने भी अखिल कुमार को गले लगाया। यकीनी तौर पे अच्छी बाउट उन्होंने की। अखिल कुमार को विजयी घोषित किया और गोल्ड मेडल भारत के अखिल कुमार को।
अखिल ने बैंकॉक में एशियन बॉक्सिंग क्वालिफाइंग मुकाबले में कई खिलाड़ियों को चित करने के अलावा सन 2004 के समर ओलंपिक विजेता वोरापोज को हराकर सन 2008 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया था। ओलंपिक मुकाबले में इन्होंने बैंटम वेट 54 किलोग्राम वर्ग में फ्रांसीसी अली हलब को 12-5 के अंकों के आधार पर हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई और फिर लगातार जीतते हुए चौथे राउंड में पहुंच गए। हालांकि इस राउंड में स्कोर बराबरी का था, लेकिन निर्णायकों ने ज्यादा पंच मारने की वजह से अखिल कुमार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। ऐसे ही कुछ कुमार के साथ सन 2008 के मॉस्को AIBA विश्व कप के दौरान भी हुआ, लेकिन इस बार अंतिम निर्णय विरोधी मुक्केबाज के पक्ष में सुनाया गया और अखिल को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। दोस्तों, रिंग में हर दांव पेच में माहिर अखिल कुमार रिंग के बाहर बेहद ही साधारण जीवन बिताते हैं। सन 2012 में जब लंदन ओलंपिक्स में महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया तो अखिल कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी थी। महिला मुक्केबाजी में हमारे पास बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं और लंदन गेम्स में इनसे मेडल की उम्मीद की जा सकती है। अप्रैल 2012 में चोट की वजह से अपना वजन समय से कम न कर पाने की वजह से इन्हें अस्ताना में हुए एशियन कॉन्टिनेंटल ओलंपिक क्वालिफाइंग मुकाबले में भाग लेने का मौका भी नहीं मिल पाया था। खेलों के अलावा अखिल कुमार हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर कार्यरत हैं और अपने दोनों ही पेशों के तहत वो देश की सेवा में समर्पित हैं। आज इस जुझारू मुक्केबाज को हमारी टीम की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अच्छी कहानी ही एक अच्छी फिल्म की बुनियाद होती है, क्योंकि अगर कहानी कमजोर होगी तो फिल्म में लगाया गया पैसा कभी सार्थक नहीं हो सकता। वैसे आज हम जिस पटकथा लेखक व कथाकार के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम भारतीय सिनेमा के शीर्ष पटकथा लेखकों में शुमार किया जाता है। इन्होंने अपने लंबे करियर में लगभग 60 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और मानवीय संवेदना के सशक्त कहानीकार के रूप में गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, राज खोसला, बासु भट्टाचार्य जैसे बड़े बड़े फिल्मकारों की वो पहली पसंद बने रहे। इनकी कहानियों की विविधता को देखकर व पढ़कर ही विस्तृत सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुजाता, बंदनी, देवदास, मंजली दीदी, अभिमान व तीसरी कसम जैसी कहानियों को रचने वाले इस शख्स को दुनिया नबेंदु घोष के नाम से जानती है। घोष का जन्म 27 मार्च 1917 को ढाका में हुआ था। 12 साल की उम्र से ही इन्हें स्टेज के बेहतरीन कलाकार के रूप में पहचाना जाने लगा था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इनकी नृत्य शैली कुछ उदय शंकर से मिलती जुलती थी और इसी शैली के चलते घोष जी को 1939 से 1945 के दरमियान कई बार पुरस्कृत भी किया गया। 12 साल करीब जब उम्र था तो मैंने बंकिम नहीं, सर रमेश चंद्र दत्त, उनका एक नॉवेल था। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, इतना प्रभावित हुआ कि मैं एक नॉवेल शुरू कर दिया। तो 20-25 पन्ने जब लिखे थे, मेरे पिताजी एक दिन, मैं कमरे में नहीं था, तो कागज़ वगैरह सरियाने लगे, तो वो मेरा राइटिंग जो है उन्होंने पढ़ा। तो पढ़ने के बाद फिर मैं जब लौटा तो मुझे बोले एकांत में लेकर के कि लिखना बहुत अच्छा काम है, लेकिन नकल करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि तुमने जो नॉवेल लिख रहे हो वो उसका नकल लग रहा है, तो ऐसे मत करो, अपना ओरिजिनल थिंकिंग करो। तो मैं थोड़ा शर्माया, उसके बाद उसको फेंक दिया और उसके बाद से कहानी लिखना शुरू किया। सन 1944 में इन्हें अपनी सरकारी नौकरी भी लिखने की आदत की वजह से छोड़नी पड़ी। नौकरी छूटने के बाद घोष साहब कोलकाता आ गए और यहाँ प्रोग्रेसिव यंग राइटर्स के साथ मिलकर बांग्ला साहित्य लिखना शुरू कर दिया। देश के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला साहित्य व बांग्ला फिल्मों पर रोक लगा दी गई और उर्दू को ही राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। ये सब देखकर घोष बाबू 1951 में विमल रॉय के साथ मुंबई आ गए। लेकिन जब बिमल जी की मृत्यु हो गई तो सबसे अधिक काम इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ किया।
घोष जी की कहानियों में नारी की महानता, दंगों का चित्रण, प्रेम और विभाजन का दर्द सब कुछ साफ झलकता था। घोष बाबू ने अपने करियर में करीब 26 उपन्यास और लघु कथाओं के 14 संग्रह लिखे थे। साहित्य व फिल्मों में काम के बाद इन्होंने अपनी फुर्सत का समय पुणे स्थित फिल्म संस्थान में बिताया। यहाँ रहकर इन्होंने छात्रों के लिए आयोजित शिक्षण प्रयोगशालाओं में हिस्सा लिया। इसके अलावा संस्थान में इन्होंने बतौर अतिथि कई व्याख्यान भी दिए। इस महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए पुणे फिल्म संस्थान की ओर से नबेंदु घोष को मानद डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। घोष बाबू कुछ समय के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की पटकथा इकाई समिति में भी शामिल रहे। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के ज्यूरी सदस्य की भूमिका निभाने के साथ साथ कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आयोजनों में भी निर्णायक की भूमिका अदा की थी। वैसे साथियों, घोष जी ने फिल्मों की कहानी लिखने के अलावा 4 फिल्मों का निर्देशन भी संभाला। साथ ही 2 बीघा जमीन व तीसरी कसम जैसी कुछ फिल्मों में वो बड़े पर्दे पर नजर भी आए। 1988 में फिल्म त्रिशाग्नि के लिए इन्हें बेस्ट फर्स्ट फिल्म कैटेगरी का नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया, जबकि 1967 में फिल्म तीसरी कसम और 1969 में मंजली दीदी के लिए घोष जी को बेस्ट स्क्रीन प्ले का BFJA अवार्ड प्रदान किया गया था। ये क्या, तू तो कुछ खाता ही नहीं। कहते क्या चाची, ये तो अकेला खाता है। चुप पाचू। माँ, किशन मामा बहुत लगाते हैं, मगर बच्चों को लगाना शुभ नहीं देता है ना माँ? ठीक है, खाते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए। तुझे तो अभी बड़ा होना है, खाएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? बदन में ताकत कहाँ से आएगी? अच्छा ले, मिठाई खा। माँ, एक क्यों देती हो? दो देखती नहीं हो कितने पतले हैं। हाँ, ले 2 खा। वैसे इनकी फिल्म मंजली दीदी को बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। ये तो थे सम्मान जो नबेंदु घोष जी को फिल्म जगत से मिले थे, जबकि इनके साथ साथ घोष जी को साहित्य जगत में भी कई बार सम्मानित होने का मौका मिला था। दोस्तों, सन 2007 में नबेंदु घोष की मृत्यु के बाद इनकी आत्मकथा एका नौकर जात्री का विमोचन सन 2008 में किया गया था। कुल मिलाकर घोष बाबू के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उच्च गुणवत्ता वाले रचनाकारों की जमात के प्रतिनिधि थे। इनकी रचनाएं अभी भी मील के पत्थर के समान नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करती नजर आती हैं। आज हमारी पूरी टीम की ओर से प्रतिष्ठित लेखक नबेंदु घोष को उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि। और दोस्तों, समय कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। हर बार एक ही लाइन बोलती हूँ ना मैं, क्योंकि समय पता ही नहीं चलता, सच्ची में पता नहीं चलता। और अब बारी आती है आज के सवाल की। आपको बताना है मशहूर क्रिकेटर नासिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी से अपने सही जवाब भेजिए born2beremembered@gmail.com पर और हमें फॉलो करिए facebook.com/born2beremembered पर। और अब अपनी दोस्त बबीता को यहीं पर दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर दोबारा। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।